गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 16 पानी की कहानी। ऑनलाइन क्लास में भी हमने पढ़ा था पानी की कहानी। आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर से मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देती है। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कान हो गए हैं और वे हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हो, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया। मेरे मुख से निकल आया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? अब यहाँ पर लेखक पानी की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि पानी किस तरह से उत्पन्न होता है, पानी किस तरह की व्यथा को झेलता है। वो सारी बातें यहाँ पर कही गई है एक ओस की बूंद के माध्यम से। तो लेखक जब बाहर जाता है तो बेर के पेड़ से उसका हाथ टकरा जाता है और उसके हाथ में ओस की दो बूंदें आ जाती है, ओस की एक बूंद आ जाती है। ओस की एक बूंद आती है तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये बूंद कहाँ से आई, मैंने तो कभी पानी को छुआ भी नहीं है, ये बूंद कैसे आई है ना। और जब वो आती है तो उसको थोड़ा सा ठंडा सा लगता है और उसके अंदर कपकपी सी आती है, एकदम पूरा शरीर झंझना जाता है। ऐसे झंझनाता है जैसे कोई सितार बजा रहा हो, जैसे कोई सितार बजाने की आवाज़ आ रही हो, उसके मधुर स्वर उसको सुनाई दे रहे हो, उसका कंपन उसको महसूस हो रहा हो, उस तरह की उसके अंदर भावनाएं आती है, उस तरह का वो आभास होता है, उसको एहसास होता है। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा हो। लेखक को ऐसा लगता है कि कोई सितार बजा रहा होगा और उसकी आवाज़ मुझ तक आ रही होगी। वो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अनुभव करता है, देखता है कि वो आवाज़ तो उसकी हथेलियों से ही आ रही है, मतलब जो झंझनाहट थी वो उसके हाथों में ही हो रही है, कहीं और से नहीं आ रही है। तब वो ध्यान से देखता है, तब तक ओस की बूंदें टूट करके दो हो जाती है। पहले एक ही बूंद थी, टूट करके दो हो जाती है। तो ओस की बूंदें जो है वो लेखक से बात करने की कोशिश करती है और कहती है, सुनो सुनो। लेखक पहली बार नजरअंदाज कर देता है, फिर दूसरी बार उसकी आवाज़ को सुनता है और महसूस करता है ना। पहली बार कहता है कि सुनो सुनो, उस समय चुप रहता है, लेकिन दूसरी बार फिर वो कहते हैं, तब लेखक उसका जवाब देता है, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जैसे ही ओस की बूंदों को कोई जवाब देने लगता है, लेखक जवाब देने लगता है, तो ओस की बूंदें खुश हो जाती है कि हमारी बात को सुन लिया गया है, हमारी आवाज़ को सुन लिया गया है ना। तो वो कहती है कि मैं ओस की बूंद हूँ, है ना। बूंद अपना परिचय देती है कि मैं ओस की बूंद हूँ। लेखक उसको जवाब में कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम ओस की बूंद हो। फिर ओस की बूंद फिर कहती है, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। फिर वो और कहती है कि मुझे लोग पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। लेखक कहता है कि हाँ, मुझे भी मालूम है ये बात तो, है ना। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। अब बूंद कहती है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो लेखक इस बात पर भरोसा नहीं करता, उसकी बात को ठुकरा देता है। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है ना। लेखक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि झूठी, क्या बेर के पेड़ से भी कभी पानी निकलता है क्या? चलिए पेज नंबर 99 पर देखते हैं। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो, है ना। जब मैंने उसकी बात को नकार दिया कि वो बेर के पेड़ से आई है, तो वो और हिल गई। तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरी अविश्वास से, उसके नकार से शायद उसको दुख हुआ होगा। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, एकाएक पकड़ी गई, है ना।
अब वो फिर अपने बारे में बताती है कि मैं ज़मीन के अंदर इधर उधर घूम रही थी, स्वतंत्र रूप से घूम रही थी, लेकिन जो पेड़ हैं, पेड़ की जड़ों ने, है ना, उनके कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, एकाएक पकड़ी गई, है ना, और अचानक मुझे पकड़ लिया गया। कैसे, मैंने पूछा। मतलब लेखक फिर उससे पूछता है कि तुम कैसे पकड़ी गई, है ना। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वो ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। वो कहता है कि जो तुम पेड़ देख रहे हो ना सामने, वो पेड़ जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही नीचे भी है। उसकी बहुत लंबी लंबी जड़ें हैं, उन जड़ों के रोए हैं जो कि मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं, बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, है ना। वो कहते हैं कि कुछ बूंदों को तो वे खा ही जाते हैं, पेड़ जो है अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं, और जो कुछ बूंदें बच जाती है उनको वो वाष्पन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, है ना। अब उसको गुस्सा भी बहुत थी और घृणा भी बहुत थी कि हम बूंदों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि हमें स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता और जबरदस्ती हमको जमीन से निकाल लिया जाता है। तो उसको इस बात का क्रोध भी है और नाराजगी भी है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े जो ही खड़े हैं, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। अब फिर बूंद कहती कि तुमको क्या लगता है कि ये जो पेड़ इतने बड़े हैं, वो ऐसे ही बड़े हो गए, ऐसे ही खड़े हो गए, है ना। इन पेड़ों को बड़ा बड़ा बनाने के लिए, इतना खड़ा करने के लिए हम कई सारी बूंदों ने अपना सर्वनाश किया है, अपना नाश किया है ना, प्राण नाश किए हैं, है ना। वो कहते हैं कि इन पेड़ों को खड़ा करने के लिए कई सारी बूंदों ने अपना जीवन नाश कर दिया है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक जो है वो बड़े ध्यान से उसकी कहानी को सुन रहे थे कि वो किस तरह से अपना दुख प्रकट कर रही है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में भिलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक कुएं से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं कुएं में खींच ली गई। अब वो कहती कि मैं पृथ्वी के अंदर बहुत आराम से घूम रही थी, टहल रही थी, मचल रही थी, और घूमने के साथ में पृथ्वी के अंदर के जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो सब मेरे अंदर मौजूद थे। लोह तत्व हो, आयोडीन हो, जैसे भी तत्व है, सारे तत्व जितने भी हैं वो सब मेरे अंदर मौजूद थे। फास्फोरस थे, कैल्शियम थे, पोटास थे, सब कुछ मेरे अंदर थे। पृथ्वी के अंदर जितने भी कण होते हैं, जहाँ जहाँ जो कण थे वो सब मेरे अंदर मौजूद थे। मैं उनको लेकर के घूम रही थी, लेकिन इन रेसों ने मुझे जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया, है ना। मैंने बहुत प्रयास किया था इन रेसों से छूटने का, लेकिन छूट नहीं पाई और इनकी ओर खींची चली आ गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ी चली, है ना। अब लेखक कहता है कि फिर क्या हुआ होगा जब तुम खींच कर के आ गई, है ना। तो अब लेखक में भी उसको, लेखक अपनी उत्सुकता प्रकट कर रहा है और उसे सवाल पे सवाल कर रहा है। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने का मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर खींच ऊपर की ओर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। वो कहती हैं कि मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। मतलब जब पेड़ के वो शाखाओं में आती है तो वो एक कोठरी के समान उसको लगती है, क्योंकि पेड़ का तना और जड़ें सीमित होती है, जबकि बूंद का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। पूरी पृथ्वी में वो कहीं भी घूम रही होती थी, स्वतंत्र रूप से घूम रही होती, लेकिन जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाए तो उसको बहुत बड़ी जगह भी छोटी सी नजर आती है, क्योंकि उसकी आज़ादी छिनने लग जाती है। तो वो कहती है कि मुझे यह एक कोठरी के समान लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से धकेल रहा है और कोई मेरा हाथ पकड़ करके आगे खींच रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए जगह बनाने के लिए मुझे आगे की ओर धकेला जा रहा है। मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ सांसद भोगती रही। सांसद मतलब दुख भोगती रही, है ना, या तकलीफ भोगती रही। तो वो कहती है मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ पर सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी।
मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। वो कहता है कि मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचा करके आगे आगे धक्का खाते हुए आगे की ओर आई और पत्ते के छोटे छोटे छेदों से मैं बाहर निकल करके आ गई। उस काल कोठरी से बाहर निकल करके मैं आ गई, उस पेड़ के तने से निकल करके मैं बाहर पत्ते पर आ गई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर जैसे ऊपर जाऊंगी और वहां से उड़ जाऊंगी, है ना, सूर्य की गर्मी के पा करके मैं वाष्प बन करके उड़ जाऊंगी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। वो कहते हैं कि जो सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो अब यहाँ से जा चुके हैं, रात का समय हो चुका है, तो अब हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा, है ना, क्योंकि सूर्य तो दिन में आएगा और दिन में आएगा तभी गर्मी आएगी और गर्मी आएगी तो मैं पिघलूंगी, मैं वाष्प बनूंगी, मैं हवा बन करके उड़ जाऊंगी, है ना। रात में तो गर्मी होगी नहीं तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी। जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर रुकी हुई हूँ, है ना, मैं पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही, है ना। वो कहती है कि अब मैं अपने भाग्य पर भरोसा करके रात भर इसी पत्ते पर सिकड़ी हुई पड़ी हुई हूँ। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम इस 2 ही पेज पढ़ते हैं, कल फिर हम आगे और आगे के लिए पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को पूरी तरह से पढ़ें और उसको समझें। थैंक यू।